हेलो स्टूडेंट्स, सीनियर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 8 बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इसमें लेखक अपने और अपने बड़े भाई साहब की कहानी बता रहे हैं। इसमें लेखक की उम्र 9 साल की है और उनके बड़े भाई साहब 14 साल के हैं। तो लेखक के बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे, दर्जे मतलब क्लास, कक्षा कि उनसे सिर्फ 3 क्लास ऊपर हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब इनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं और उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था जिस उम्र में लेखक ने पढ़ना शुरू किया था। कहने का मतलब, अगर लेखक 4 साल के विद्यालय में दाखिल हुए तो उनके बड़े भाई साहब भी 4 साल की उम्र में ही विद्यालय में दाखिल हुए थे। कहने का मतलब, सही उम्र में दाखिल होने के बावजूद भी जो उनके बड़े भाई साहब हैं, फिर भी सिर्फ 3 दर्जे बड़े हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि बड़े भाई साहब 5 वर्ष बड़े हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 कक्षा या 3 दर्जे आगे हैं। ऐसा क्यों? ओके, अब ये बता रहे हैं कि जो लेखक के बड़े भाई साहब है वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। ऐसा ही वो अपनी तालीम में, मतलब शिक्षा में भी करते हैं कि वो जल्दबाजी में नहीं करते। उनको लगता है कि भवन की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो अगर बुनियाद पुख्ता होगी मतलब मजबूत होगी, तभी मकान भी पायेदार मतलब मजबूत होगा। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब का मानना है। कहने का तात्पर्य कि अगर अच्छे से मेहनत की जाए, खूब ज्यादा पढ़ाई की जाए, तभी ज्ञान अच्छे से प्राप्त होगा। ये बता रहे हैं कि लेखक छोटे हैं और उनके बड़े भाई साहब उनसे बड़े। लेखक की उम्र 9 साल की और उनके बड़े भाई साहब की 14 साल की उम्र है, ठीक है। और जो बड़े भाई साहब हैं, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो लेखक की निगरानी रखें, उनका ध्यान दें, और लेखक की भी शालीनता, मतलब उनका जो व्यवहार कुशलता है, अच्छा व्यवहार है, वो इसी में ही है कि वो अपने बड़े भाई साहब का हुक्म माने। भले ही वो उनसे 5 साल की बड़े हैं, लेकिन ये लेखक का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बड़े भाई साहब का कहा माने, ठीक है। बड़े भाई साहब जो थे वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब जो प्रैक्टिस में बिलीव करते हो, प्रैक्टिस में विश्वास करते हो, ठीक है। तो वो बहुत ही मेहनत करते थे और हर चीज लिख लिख कर दोहराते थे कि हर वक्त किताबें खोले बैठे रहते थे और हमेशा पढ़ते रहते थे। और जैसे उनको थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए होता था पढ़ने से, जैसे ब्रेक लेते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए होता था, तो वो भी वो किताबों में ही लेते थे। कैसे कि किताबों के, कॉपियों के जो हाशिए होते हैं, मतलब मार्जिन्स जो होते हैं, उन पर ही वो कुछ जानवरों के चित्र बनाया करते थे। और कभी कभी बहुत सारे नाम जो किताबों में आते हैं, बहुत सारे शब्द, कई वाक्य 10-20 बार लिख लिख के वो अध्ययन किया करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और कई बार तो ऐसे भी वो बहुत कुछ लिखते रहते थे जिसमें कोई आपस में सामंजस्य नहीं बैठता, मतलब सेंसलेस जिसे कहेंगे, कि स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई भाई, ऐसे कुछ भी लिखते रहते थे, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहते थे। उनका कोई मतलब नहीं बन रहा, वो अपने लिए प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, अध्ययन करते थे। अब लेखक जो थे वो बहुत छोटे थे, वो 5वीं जमात में थे और उनके बड़े भाई सब 9वीं जमात में। तो लेखक को लगता था कि मैं उनसे कुछ पूछूं तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए लेखक उनके आगे, अपने बड़े भाई साहब के आगे, कभी भी सवाल जवाब नहीं करते थे। उनसे पूछते नहीं थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या इसका क्या अर्थ होगा, सही है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। अब जो लेखक है, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, पहाड़ जैसा हो जाता था। तो वो बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं पढ़ते थे और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में चले जाते थे। ये दोनों भाई, लेखक और उनके बड़े भाई, दोनों हॉस्टल में रहते थे, इसलिए तभी तो बड़े भाई सबका फर्ज बनता था कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान दे, लेखक का ध्यान दे, क्योंकि वहां पर
कोई और बड़ा नहीं था उनका ध्यान देने के लिए, घर का कोई सदस्य नहीं था, तो इसलिए लेखक के बड़े भाई साहब का ये फर्ज बनता था कि वो उनका ध्यान रखें। ओके, तो हम ये पढ़ रहे थे कि मौका पाते ही जो लेखक थे वो हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में चले जाते थे और कंकड़ियां उछालना, कागज की तितलियां बनाना, ठीक है, और अगर कोई साथी मिल जाए तो चार दीवारी मतलब बाउंड्री पर हॉस्टल की, उस पर चढ़कर नीचे कूदना, और कभी कभी तो फाटक पे सवार होकर उसका आनंद उठाना, तो ये सब चीजें वो करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े भाई का रुद्र रूप देखते थे तो उनके प्राण सूख जाते थे। प्राण सूखना एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत डर जाना, कि बड़े भाई साहब की इतनी इज्जत करते थे कि अगर बड़े भाई साहब दिख जाएं तो वो सारे खेल कूद छोड़ जाते थे और डर जाते थे बड़े भाई साहब को देखकर, ठीक है। और देखते ही बड़े भाई साहब का सबसे पहला सवाल यह होता था कि कहाँ थे, और हमेशा वो तेज ध्वनि में यही पूछते थे, सेम वही ध्वनि रहती थी, और इसका जवाब लेखक के पास कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ मौन रहते थे। जरा सा भी ये नहीं बोलते थे कि बाहर खेल रहा था या कुछ भी नहीं बोलते थे लेखक, और अपने अपराध को स्वीकार कर लेते थे मौन रहकर, ठीक है। अब आगे भाई साहब जो है कि कहाँ पर थे, उसके बाद क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ तक ना आएगा। हर्फ मतलब अक्षर, कि एक अक्षर भी नहीं सीखोगे अगर इस तरीके से भागते दौड़ते रहोगे। तो ऐसे तो अंग्रेजी सीख लिए, कहते हैं अंग्रेजी सीखना पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है कि जो भी पढ़ ले ऐरा गैरा नत्थु कहरा, मतलब कोई भी साधारण व्यक्ति भी पढ़ ले, अगर ऐसा होता तो कोई भी अंग्रेजी का विद्वान बन जाता। इसके लिए तो दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये अंग्रेजी की विद्या आती है, उसको सीख पाते हैं, ठीक है। ऐसा लेखक के बड़े भाई उनसे कहते हैं। कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, और बोलना तो दूर रहा, फिर तुम इतने गूंगे क्यों, मतलब मूर्ख क्यों कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेखक के बड़े भाई कहते हैं मेहनत लिखा है, साधारण बोलचाल की भाषा है तो इसलिए मेहनत लिखा है, वैसे मेहनत होता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या तुम अपनी आंखों से देखते नहीं, और फिर भी अगर नहीं देखते हो, ध्यान नहीं देते, तो फिर तो ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कहते हैं कि कितने मेले तमाशे होते हैं, रोज हॉकी क्रिकेट के मैच होते हैं, ठीक है, मैं इनके बिल्कुल भी खेल कूद के पास भी नहीं फटकता, और तुम खेल कूद में अपना वक्त गवाकर तुम्हें लगता है कि पास हो जाओगे। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं कि मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, और तुम तो लगता है कि उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे, कि मतलब ऐसे खेलते कूदते रहोगे तो उम्र भर इसी कक्षा में रह जाओगे, कैसे पास होगे। कह रहे हैं मुझे तो 2-3 साल लगते, तुम तो उम्र भर इसी में रहोगे अगर ऐसे करोगे तो, अपना समय गंवाते रहोगे तो, और दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, कि अगर ऐसे पढ़ना ही नहीं है तो ठीक है, फिर यहाँ से हॉस्टल से जाओ, घर चले जाओ। दादा की गाढ़ी कमाई का मतलब क्या है, मेहनत की कमाई, ये भी एक मुहावरा है कि गाढ़ी कमाई को मतलब मेहनत की कमाई को कि क्यों बर्बाद करते हो, जब पढ़ना लिखना ही नहीं है तो हॉस्टल छोड़कर जाओ, क्यों मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हो। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब उनसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखें क्या कहते हैं वो। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं यह लताड़ मतलब डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। हाँ, जब लेखक के बड़े भाई उनको ऐसा डांटते हैं बड़े भाई साहब, तो लेखक इस डांट को सुनकर आंसू बहाने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उनको लगता है कि मैंने अपराध तो किया ही है, इसलिए वो डांट को चुपचाप सुन लेते हैं। और जो बड़े भाई साहब थे वो उपदेश देने की कला में निपुण ही थे, निपुण मतलब कुशल थे, कि वो अच्छा उपदेश देते थे, और उनकी बातें तो इस तरीके से वो कहते थे, बड़े बड़े सूक्ति बाण चलाते थे, मतलब बड़े बड़े डायलॉग बोलते थे कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और लेखक की हिम्मत टूट जाती थी, मतलब उनका मनोबल कम हो जाता, ठीक है, अपने बड़े भाई साहब की डांट को सुनकर।
और फिर वो बिल्कुल हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद सोचते हैं, 2-3 घंटे बाद सोचते हैं कि नहीं, जब निराशा के बादल फट जाते हैं, छट जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं, अब मैं फिर से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और फिर चटपट से एक टाइम टेबल लेखक बना लेते हैं अपने लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं। उसमें खेल कूद के बारे में तो बिल्कुल भी मद ही नहीं है, कहने का मतलब कोई खेल कूद का शीर्षक ही नहीं डाला, खेल कूद नहीं लिखते हैं वो अपने टाइम टेबल में। पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें मुंह हाथ धोकर नाश्ता करना, फिर पढ़ना, ठीक है, जिसमें वो अंग्रेजी पढ़ना, हिसाब मतलब गणित को पढ़ना, इतिहास पढ़ना, फिर भोजन, फिर स्कूल, ठीक है, और थोड़ा बहुत आराम भी, आधा घंटा आराम का भी वो रखते हैं। फिर भूगोल पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, इस तरीके से। और फिर हॉस्टल के सामने टहलना, ये सारी चीजें वो इसमें रखते हैं। खेल कूद का जरा सा भी समय इसमें नहीं लिखते, ठीक है। अंग्रेजी कंपोजिशन, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सब कुछ के लिए भी वो समय इसमें लिखते हैं। वो कहते हैं टाइम टेबल बना लेना तो एक बात है कि हाँ ठीक है, वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं बड़ा बड़ा कि ये करूंगा वो करूंगा। देखा होगा अक्सर बच्चों, आप लोग भी करते होंगे कि जब कुछ सीख मिलते तो नहीं कि भाई अब तो मेरे को टाइम टेबल बना के पढ़ना है, मैं इस समय ये करूंगा, इस समय ये करूंगा, पूरे दिन का लिख डालते हो बड़े अच्छे से। लेकिन टाइम टेबल बनाना तो एक बात है, आसान बात है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात। देखा होगा ना, एक दिन भी पूरा ढंग से अमल करना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो असली टाइम टेबल तो वो है कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, एक तो वो सरल हो, जिसको आप फॉलो कर सको, उस पर अमल कर सको, ऐसा बनाना चाहिए। और दूसरा, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं लेखक भी उस पर अमल नहीं करते, पहले दिन से ही उसकी अवहेलना करना मतलब उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं अपने ही टाइम टेबल की, ठीक है। और फिर उनको मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल, कबड्डी, इन सब के दाव पेच, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, ये सब उनको याद आती है, ठीक है। और फिर वो अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल ही जैसे भूल ही जाते हैं, और टाइम टेबल को भी भूल जाते हैं, किताबें भी भूल जाते हैं, ठीक है। ये सब उनको बिल्कुल याद नहीं रहता। और बड़े भाई साहब की नसीहत तो बिल्कुल याद नहीं रहती। लेकिन फिर इसके बाद उनको बड़े भाई साहब की नसीहत मतलब सलाह, और फजीहत मतलब अपमान सहने को मिलता है, और बड़े भाई साहब को इन सब का अवसर मिल पाता है कि वो उसको डांट सके और फजीहत भी दे सके मतलब अपमान कर सके, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि जब वो खेल कूद लेते हैं, फिर ये मतलब लेखक जब खेल कूद लेता है तो वो अपने बड़े भाई साहब से के साए से भी भागता फिरता है, ठीक है, और उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता है, और कमरे में दबे पांव आता है ताकि भाई साहब को जरा सा भी पता ना चले, उनको खबर ना हो। लेकिन फिर उनको फाइनली बड़े भाई साहब की डांट फटकार गुड़कियां खानी पड़ती हैं और अपमान सहना पड़ता है। अब आगे क्या होता है, सालाना इम्तिहान हुआ मतलब एनुअल एग्जाम, ठीक है, फाइनल जो पेपर होते हैं वो हुए, और बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और अपने दर्जे में प्रथम आया मतलब क्लास में फर्स्ट आया। फिर वो कहता है कि अब लेखक और उनके बड़े भाई साहब के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया मतलब कक्षा में, कि वो सिर्फ 2 साल 2 कक्षा कम रह गया, छोटा रह गया अपने बड़े भाई साहब से। जी में तो ये आया लेखक के कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले और कहे कि अब आपकी घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखो मजे से खेलता था और फिर भी अपने दर्जे में अव्वल आया हूं। लेकिन होता क्या है, ऐसा सोचता तो है लेखक की ऐसे ऐसे बोलूंगा, लेकिन जब वो देखता है अपने बड़े भाई साहब कि वो इतने उदास और दुखी हैं, तो लेखक को बजाय कि गुस्सा आने के उनसे हमदर्दी होती है, और वो अपने बड़े भाई साहब के जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद मानते हैं, मतलब शर्मनाक मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे बड़े भाई साहब को ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी लेखक को अपने ऊपर कुछ अभिमान तो हुआ और आत्मसम्मान
भी लेखक का बढ़ गया। उसको लगा कि मैंने तो भाई बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। और बड़े भाई साहब का रौब भी अब वैसा नहीं रहा उस पर, आजादी से खेल कूद करने लगा, ठीक है। और अब लेखक ने सोचा कि अगर बड़े भाई साहब ने अब मेरी फजीहत की, मतलब मेरा अपमान किया, तो मैं साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। खेलते कूदते दर्जे में मैं तो अव्वल आ गया, लेखक ऐसा कहता है। और अपनी हेकड़ी जताने का साहस, लेकिन वो उनसे कर नहीं पाते। हेकड़ी जताना मतलब अकड़ दिखाना, ठीक है। करते नहीं है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन लेखक ऐसा करते नहीं है। पर बड़े भाई साहब ने भांप लिया, उनको समझ में आ गया, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उन्होंने भांप लिया। और एक दिन क्या होता है, जब लेखक भोर मतलब सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके, मतलब गुल्ली डंडा खेल के ठीक भोजन के समय लौटा, तो बड़े भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और लेखक पे टूट पड़े। कहने का तात्पर्य, उनको बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, उपदेश दे दिए। और अब फिर लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि देखते हैं, अब इस साल तो पास हो गए हो, अपने दर्जे में अव्वल भी आ गए, तो तुम्हें लग रहा होगा कि बड़े भाई जान से मैं तो आगे बढ़ गया, सिर्फ 2 ही कक्षा मेरे से पीछे रह गए, और तुम में कहीं ना कहीं घमंड आ गया होगा। तो जो भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, वो लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि घमंड आना उचित बात नहीं है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, क्या उसके चरित्र से तुम्हें कोई सीख नहीं मिली? कि रावण जो पूरे भूमंडल का स्वामी था, ठीक है, जिसे चक्रवर्ती कहा जाता था राजाओं का, कि पूरे चक्र जिस तरीके से गोल होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरे भूमंडल का स्वामी था और सभी उसके आधिपत्य को स्वीकार करते थे, लेकिन उसका भी एक दिन घमंड चूर चूर हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो कहते हैं व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन कभी भी घमंड ना करे। अगर घमंड मतलब अभिमान किया, तो मानो दीन दुनिया से गया। फिर 1-2 उदाहरण और भी देते हैं लेखक के बड़े भाई साहब, शैतान का, शाहेरूम का, 1-2 और उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से उनका भी घमंड चूर हुआ था। फिर आगे भाई साहब कहते हैं, समझाते हुए अपने छोटे भाई को, मतलब लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जब आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, ठीक है, कि तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तब तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिस्तान का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 8-8 हेनरी हो गुजरे, मतलब ये सारे इतिहास की बात बता रहे हैं कि कितने सारे नाम याद करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। और ज्योमेट्री में तो कहते हैं बस खुदा ही पना, कि ईश्वरी भरोसे। ज्योमेट्री पता ना, मैथ्स में होती है ना ज्योमेट्री, उसके बारे में कहते हैं कि उसमें तो अ ज ब की जगह अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। वो कहते हैं कि उससे क्या हो गया, छात्र इतनी मेहनत करते हैं, मान लो दाल रोटी भात की जगह दाल भात रोटी खाई, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं परीक्षकों को इसकी क्या परवाह, बच्चे जितना मर्जी मेहनत करते हो, ठीक है। फिर आगे वो बताते हैं ज्योमेट्री में ही कि इस रेखा पे लंब गिरा दो तो दुगना हो जाएगा। कहते हैं दुगना हो चौगना हो क्या फर्क पड़ता है, इनका सब क्या काम है, ये क्या खुराफात है। इस तरीके के उदाहरण देकर बड़े भाई साहब उसे बता रहे हैं लेखक को कि आगे की पढ़ाई कितनी ज्यादा कठिन है, ठीक है। फिर वो हिंदी के बारे में बताते हैं कि कह दिया जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, जो कि 4 पन्नों का होना चाहिए कम से कम। फिर आगे कहते हैं संक्षेप में भी लिखो,
संक्षेप का मतलब ही होता है कि छोटे में करके लिखो। जब 4 पन्नों का कह दिया संक्षेप में कैसे लिखें, ठीक है ना। वो कहते हैं जो बात 1-2 वाक्य में समझाई जा सकती है कि हाँ ठीक है, समय का बहुत महत्व है, आदमी के जीवन में इससे संयम आ जाता है और बहुत सारे कार्य जो है समय पर पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको 4-4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है, 4 पन्ने रंगने की क्या जरूरत है। ये तो इसे तो हिमाकत कहेंगे, मतलब बेवकूफी कहेंगे, ठीक है। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है, ठीक है। ओके, आगे लेखक क्या कहते हैं, कि बच्चे जो हैं उनको भी इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि इतनी सी बात को इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन अध्यापकों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो अध्यापक होने का दावा करते हैं। फिर आगे कहते हैं लेखक के बड़े भाई साहब कि जब मेरे दर्जे में आओगे तो पता चलेगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। कहने का मतलब तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि असल में क्या मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो तुम खेलते कूदते ऐसे ही पास हो जाते हो और तुम में बड़ा अभिमान आ रहा है इस चीज को लेकर, ठीक है ना। तो कहते हैं बड़ी कक्षा में आओ, मेरे जितनी कक्षा में आओ, तब जाकर पता चलेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि हाँ, जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि अब स्कूल का समय निकट आने को था तो वो सोच रहे हैं कि कब ये उपदेश माला खत्म होगी। मतलब उनको बड़े भाई की बातें ऐसे लगता है कि वो सिर्फ उपदेश दे रहे हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब ये खत्म होगी, ठीक है। और उनको भोजन जो है वो भी निस्वाद सा, मतलब बिना स्वाद का लग रहा था। उनको लग रहा था कि पास होने पर भी इतना तिरस्कार है, तो यदि फेल हो जाता तो शायद प्राण ही ले लिए जाते, ठीक है। और बड़े भाई साहब ने पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा है, जो बताया है पढ़ाई के बारे में कि ऐसी कठिन होती है, ये होता है, वो होता है, तो उससे तो लेखक का मन पढ़ाई से और ज्यादा हट जाता है। अब फिर से अगली कक्षा का सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और बड़े भाई साहब जो थे वो फिर से फेल हो गए। ये बताते हैं लेखक कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी मैं कक्षा में पास हो गया, बल्कि अव्वल दर्जे में आया, मतलब क्लास में फर्स्ट आया। और लेखक को हैरानी होती है कि बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत करी, एक एक शब्द तक चाट गए, रात को, दिन में, सुबह शाम, हर पहर वो पढ़ते रहते थे, लेकिन फिर भी लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो पास नहीं हुए। और जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, ठीक है। और ये देखकर लेखक भी रोने लगा, जबकि वो अपनी कक्षा में अव्वल आया था, लेकिन लेखक भी रोने लगा। और अपने पास होने की खुशी भी लेखक को आदी हो गई। वो सोचते हैं कि अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब इतना दुखी ना होते, लेकिन अब विधि को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया। कि उनको खराब लगता है कि भाई साहब ने इतनी मेहनत करी लेकिन उसके बावजूद भी वो पास नहीं हुए, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। जरूरी नहीं किताबी ज्ञान को सब कुछ है, आगे इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। वो कक्षा में अपने पास नहीं हो पा रहे, आगे के दर्जे में नहीं चढ़ पा रहे, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी का बहुत ज्ञान है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बता रहे हैं कि लेखक और उनके बड़े भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, ठीक है। अब लेखक के मन में कुटिल सी भावना आई, एकदम से उन्हें लगा कि अगर इस साल भी भाई साहब फेल हो गए तो फिर तो मेरे बराबर हो जाएंगे और फिर तो मेरी फजीहत भी नहीं कर सकेंगे, मतलब मेरा अपमान नहीं कर सकेंगे। पर एकदम से आया ये ख्याल, लेकिन लेखक ने बलपूर्वक अपने मन से उसको निकाल दिया कि ये गलत है ऐसी सोच रखना।
फिर वो लेखक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर वो मेरे हित के बारे में तो सोचते हैं और मेरे भले के लिए तो मुझे डांटते हैं, ठीक है। भले ही मुझे उनके उपदेश जो है वो अप्रिय लगते हैं, खराब लगते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं मेरे फायदे के लिए ही बोलते हैं और इसीलिए उनके उपदेशों की वजह से ही तो मैं दनादन पास होता गया, वो भी अच्छे नंबरों से। कि अगर वो नहीं टोकते तो लेखक का तो वैसी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो खेलता रहता और वो पास भी कैसे होता। बल्कि बड़े भाई साहब के कहने पर ही तो वो अंदर आता था और पढ़ाई करता था, वरना तो बाहर ही खेलता रहता। ठीक है बच्चों, और फिर ये बता रहे हैं कि अब बड़े भाई साहब जो थे वो नम पड़ गए, ठीक है, और वो डांटते भी कम थे, डांटने की बजाय धीरज से काम लेते थे और खुद उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने डांटने का अधिकार कहीं ना कहीं खो दिया या बहुत कम हो गया। इससे लेखक की स्वच्छंदता भी बढ़ने लगी। स्वतंत्रता अलग होती है बच्चों, स्वच्छंदता अलग होती है। स्वच्छंदता क्या होती है कि हम कुछ भी मतलब जो कि उचित हो, अनुचित हो, कुछ भी जो हमारे मन में आए वो करें, भले ही वो अनुचित हो, उसे हम स्वच्छंदता कहेंगे। ठीक है, और स्वतंत्रता क्या होती है कि नियमों कानूनों में रहते हुए स्वतंत्र रहना, कि गलत कार्यों को ना करना, ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखते हुए। ओके, और जो बड़े भाई साहब थे उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ भी लेखक उठाने लगा और ऐसा लगने लगा लेखक को कि अब तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो बहुत बलवान है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ लूंगा तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा। और फिर लेखक ने एक नया शौक उत्पन्न कर लिया, लेखक के अंदर एक नया शौक आया, कनकोए उड़ाने का, मतलब पतंगे उड़ाने का। ठीक है, और अब वो पतंगबाजी करने लगे, कन्ने बांधना, पतंग उड़ाना, पतंगों के टूर्नामेंट की तैयारियां करना। टूर्नामेंट मतलब खेल की प्रतियोगिताओं को बोलते हैं। और ये सब चीजें वो गुप्त रूप से करते थे कि कहीं बड़े भाई साहब को संदेह ना हो जाए, शक ना हो जाए, उनको पता ना चल जाए और उनका सम्मान और लिहाज लेखक की नजरों में कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब करते थे, लेकिन बड़े भाई साहब के सामने नहीं, गुप्त रूप से। ठीक है, लेकिन एक दिन संध्या के समय, शाम के समय, हॉस्टल से दूर एक कनकोआ लूटते हुए, बेतहाशा मतलब अंधाधुंध लूटते हुए लेखक जो था वो दौड़ता जा रहा था। उनके कुछ मित्र भी उनके साथ थे, मानो सभी उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना कुछ, मतलब कुछ भी आता जाता नहीं दिख रहा, उनकी नजर सिर्फ उस पतंग पर और वो सब दौड़ते जा रहे। अचानक से बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो गई और बड़े भाई साहब जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया और बहुत ही उग्र भाव से, बहुत ही गुस्से से बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये पतंगे लूटते हुए। ठीक है, और कनकोए के लिए मतलब पतंगों के लिए यूं दौड़ते हुए। वो कहते हैं कि अब तुम कोई नीची जमात में नहीं हो, कि छोटी मोटी क्लास में नहीं हो, ठीक है, अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो। और कहते हैं आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, मतलब कुछ तो ध्यान रखना चाहिए, मैं क्या हूँ, कौन सी क्लास में हूँ, कौन से दर्जे में हूँ, और तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं जो ये सब हरकतें कर रहे हो। फिर लेखक के बड़े भाई साहब के उपदेश शुरू होते हैं और वो कहते हैं कि एक जमाना था जब लोग 8वीं दर्जे को पास करके बड़े बड़े तहसीलदार, ठीक है, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट, समाचार पत्रों के संपादक, ये सब हो जाया करते थे। ठीक है, और बड़े बड़े काम करते थे। तो वो ये जता रहे हैं कि 8वीं जमात कोई छोटी मोटी नहीं है और तुम यूं पतंगे लूट रहे हो। ठीक है, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कम अक्ली पर बड़ा ही दुख होता है। बड़े भाई साहब ऐसा लेखक से कहते हैं कि तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, मतलब बुद्धिमान हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, लेकिन ऐसी जेहन किस काम की, जेहन का मतलब ऐसी बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम्हें दिल में ऐसा लगता होगा कि बड़े भाई साहब सिर्फ एक दर्जे से नीचे, बड़े भाई साहब से मैं सिर्फ एक दर्जे नीचे हूं, अब उनको मुझे कुछ कहने का हक नहीं है,
लेकिन बड़े भाई साहब जताते हैं लेखक से, वो कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। ठीक है, भले ही तुमसे कक्षा में एक ही कक्षा आगे हूं, एक ही जमात आगे हूं, लेकिन मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है उसकी तुम बराबरी कभी नहीं कर सकते, भले ही तुम MA, DPhil और DLit क्यों ना हो जाओ, मतलब कितना भी पढ़ लो। ये DPhil DLit का मतलब क्या है? ये PhD डॉक्टरेट है। DPhil मतलब डॉक्टरेट इन फिलोसफी, डॉक्टरेट इन लिटरेचर, DLit मतलब, ठीक है, कहने का मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना ले लो, तुम बुद्धिमान हो तो कितना भी क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जो जिंदगी का, दुनिया देखने का तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है, वो तुम्हें कभी मेरे जितना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मुझसे छोटे और छोटे रहोगे। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। फिर वो कहते हैं हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, मतलब वो स्कूल नहीं गई, पढ़ाई लिखाई नहीं की, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात तक ही पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया की, कि अगर हम सारी दुनिया की विद्या भी पढ़ लें तब भी उन्हें हमें सुधारने का अधिकार रहेगा। ठीक है, ना सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा है हमसे ज्यादा, और वो हमेशा रहेगा। भले ही उन्हें किताबी ज्ञान ना हो कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह किए वगैरह वगैरह, ये किताबी ज्ञान उन्हें भले ही ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। यहाँ लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक को कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। जो तुम्हें लगता है कि तुम पास होते जा रहे हो और मेरे से सिर्फ एक जमात आ गए हो, तो सिर्फ किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनियादारी भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो बताते हैं कि माँ और दादा जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी उनको दुनियादारी का ज्ञान हमसे कहीं ज्यादा है। फिर वो उदाहरण देकर बताते हैं कि देव ना करे, मतलब ईश्वर ना करे कि मान लो मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे और तुम तो दादा को तार लिख दोगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो वो किसी को तार नहीं भेजेंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे, मतलब कि होश में ना रहे, बल्कि वो सबसे पहले खुद कुछ इलाज करने की कोशिश करेंगे और ना कर पाए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर वो कहते हैं कि बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि उनको जिंदगी का तजुर्बा हमसे ज्यादा है। फिर वो कहते हैं कि दादा हमें महीने भर का जितना खर्च भेजते हैं वो तो हम 20-22 तक ही खर्च कर डालते हैं। ठीक है, फिर हमें आगे मुश्किल हो जाती है। लेकिन दादा किसी जमाने में अपनी उम्र में इससे आधे पैसे से पूरा कुटुंब, मतलब पूरा घर जिसमें हम 9 लोग थे, वो जिसमें 9 लोग थे वो चला लिया करते थे, और बड़े ही आराम से। ठीक है, फिर वो कहते हैं आगे एक और उदाहरण देते हैं कि हेडमास्टर साहब को ही देखो, हाँ, कि अपने हेडमास्टर जी को ही देखो कि वो उन्होंने MA किया हुआ है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और 1000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, लेकिन अपने घर का इंतजाम उनके जो है वो कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। तो यहाँ उनकी डिग्री काम नहीं करती। ठीक है ना, कि पहले वो अपने घर का इंतजाम खुद करते थे, सब कुछ खुद चलाते थे, लेकिन उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, बल्कि कहीं ना कहीं कर्जदार ही रहते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी चलाने लगी तो सब कुछ आसानी से चलने लगा। जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन घर चलाना इतने पढ़े लिखे बेटे से भी ज्यादा जानती हैं। तो कहने का तात्पर्य, किताबें हर ज्ञान नहीं देती, दुनियादारी भी एक बड़ी चीज है। ठीक है, फिर आगे बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम यूं नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं थप्पड़ दिखाकर या उसका प्रयोग कर, मतलब तुम्हें थप्पड़ मार कर भी मैं समझा सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बातें तो तुम्हें जहर सी लग रही हैं, लेकिन
जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। आगे लेखक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस नई युक्ति के सामने वो नतमस्तक हो गए, सर झुका लिया और कहते हैं कि फिर इस बात से लेखक को अपनी सचमुच लघुता का मतलब छोटेपन का अनुभव हुआ, जो उनको लगातार पास होते जाने से एक अभिमान की भावना जो मन में आ रही थी और बड़े भाई को वो थोड़ा छोटा समझने लगे थे, वो दब गई और अपनी लघुता का अनुभव उन्हें हुआ और बड़े भाई साहब के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। फिर वो कहते हैं कि मेरी सजल आंखों से मैंने कहा हरगिज नहीं, मैं आपके मतलब मैं बिल्कुल अभिमान नहीं करूंगा, ये सजल आंखों से मतलब जल भरी आंखों से रोते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल आपकी बातें जहर नहीं लग रही, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। वो बड़े भाई का बड़प्पन स्वीकार करते हैं और उनके अधिकार को भी स्वीकार करते हैं और ये मान लेते हैं कि सिर्फ किताबें हमें सब कुछ नहीं सिखाती, किताबें हमें ज्ञान देती हैं लेकिन हमें दुनियादारी नहीं सिखाती। अगर हम खूब सारी डिग्रियां ले लेते हैं, खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमें सभ्यता से मानो बातचीत ही नहीं करनी आती, हमें घर चलाना नहीं आता, हमें गृहस्थी नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता, तो फिर वो किताबी ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है ना। और ये सब कुछ सुनकर बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले, कहते हैं कि मैं कनकोए मतलब पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता। वो कहते हैं मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, मुझे तुम्हारी रक्षा भी तो करनी है, मुझे अपना कर्तव्य भी तो निभाना है, वो भी तो मेरे सर पर है, ऐसे बोलते हैं बड़े भाई साहब। ठीक है ना। और संयोग से क्या होता है, उसी वक्त एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरती है और उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था और बड़े भाई साहब लंबे हैं तो उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़े और लेखक पीछे पीछे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस पाठ से प्रेमचंद जी जो सीख हमें देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपने जरूर ग्रहण करी होगी। तो बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।